एज फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विलियम शेक्सपियर का नेक्स्ट प्ले मिड समर नाइट्स ड्रीम। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इसके टाइटल की ही। कॉन्टेक्स्ट की शुरुआत में ही हम बात करते हैं टाइटल की। तो मिड समर का मतलब होता है ये जो 23rd 24th जून का जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड मिड समर। और एलिजाबेथन टाइम पर ऐसा माना जाता था कि ये जो मिड समर की नाइट्स हैं उसमें फ्रीली जो फेरीज हैं, स्पिरिट्स हैं, वो एकदम फ्रीली रोम करती हैं, घूमती हैं इधर उधर। तो इस वजह से जो मिडसमर नाइट हुआ करती थी, 23-24 जून की जो रात हुआ करती थी, इट वाज कंसिडर्ड एज नाइट फॉर मैजिक, एन्चेंटमेंट एंड ड्रीम्स। तो इसकी वजह से इसका नाम मिडसमर और नाइट्स ड्रीम का सेंस यहाँ पे। आप जानते हैं ड्रीम ऐसा कोई टर्म नहीं है जो ना समझा जा सके। जो कैरेक्टर है लव का, इस कैरेक्टर्स के बीच में, इस प्ले के कैरेक्टर्स के बीच में जो टाइप ऑफ लव है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी है, इल्यूजनरी है। जरा जरा सी बात पे किसी को किसी से प्यार हो जा रहा है, किसी को किसी से प्यार हो जा रहा है, जैसे भी आप पढ़ेंगे समरी में देखेंगे। तो इस वजह से उनके जो नेचर ऑफ लव की वजह से भी ड्रीम कहा गया है। तो कुल मिला के मिड समर नाइट्स ड्रीम का सेंस यही हो गया कि जो इल्यूजनरी टाइप है लव का, और मिड समर 23-24 जून की रात को कहा जाता है। तो ये था इस टाइटल का सिग्निफिकेंस। आगे बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। तो ये प्ले लिखा गया था 1594-95 के बीच में, और 1600 में एज क्वार्टो एडिशन में इसको पब्लिश किया गया था। क्वार्टो एडिशन में इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। क्वार्टो का मतलब हुआ करता था एक बड़ा सा पेज रहा करता था, पेपर की शीट रहा करती थी, और उसको दो बार मोड़ करके उसको चार पेपर में डिवाइड कर दिया जाता था। क्वार्टो का मतलब ही होता है चार। एक बड़े से पेपर की शीट को इस तरह से मोड़ा जाए कि उसमें से चार पेज बन जाएं, दैट वाज कॉल्ड क्वार्टो एडिशन, और उसी पर ही ये प्ले लिखा जाता था। इस तरह के विलियम शेक्सपियर के प्ले या तत्कालीन जो हुआ करते थे वर्क्स, वो सब लिखे जाते थे, तो उनको कहा जाता था क्वार्टो एडिशन, उस पे छपाई हुआ करती थी। इसके बाद 1623 में फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश किया गया था। सोर्सेस की बात की जाए तो जो ओरिजिनल प्लेस हैं विलियम शेक्सपियर के, जैसे लव स्लेवर लॉस्ट और टेम्पेस्ट के बारे में लोग कहते हैं, उसी हिसाब से यह प्ले उनका वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल प्लेस कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने कहीं से कुछ बोरो नहीं किया है। हाँ, कई सारे एलिमेंट्स हैं जिसको उन्होंने कंबाइन किया हुआ है इस प्ले की ओवरऑल समरी में। जो फर्स्ट इन्फ्लुएंस रहा है प्ले पर वो है, स्टोरी चला करती थी प्राइमस एंड थिस्बी की, जो कि ओविड के मेटामॉर्फोसिस से ली गई थी, ट्रांसलेट की गई थी। वहां से उन्होंने कुछ स्टोरीज, इस स्टोरी से कुछ एलिमेंट्स बोरो किए हैं। सेकंड जो इन्फ्लुएंस है वो टीसीएस एंड हिपोलिटा स्टोरी, जो कि प्लूटार्क्स की लाइफ का जो ट्रांसलेशन किया गया था, उससे इन्होंने कुछ एलिमेंट्स बोरो किए हैं। इसके अलावा मोरोवर सम एलिमेंट्स ही बोरोड फ्रॉम फोक टेल्स, फेरी टेल्स एंड एथेनियन स्टोरीज, और कई सारे एलिमेंट्स को मिला करके इस प्ले में उन्होंने शामिल किया है, जिसकी वजह से इस प्ले को एनाक्रोनिज्म भी कहा जाता है। एनाक्रोनिज्म का इस पे एक्यूजेशन लगाया जाता है। एनाक्रोनिज्म मतलब क्या होता है कि कालक्रम या कालक्रम का दोष। कालक्रम का दोष क्यों लगाया जाता है इसके ऊपर? क्योंकि उन्होंने ना केवल क्लासिकल एज बल्कि मिडिल एज और एलिजाबेथन एज के जो कैरेक्टर्स हैं, टेंडेंसीज हैं, उन सारी टेंडेंसीज को उन्होंने मिलाकर इस प्ले में शामिल कर दिया है। तो कोई भी प्ले जो कि अक्सर क्लासिकल रूल्स में कहा जाता है कि कोई प्ले विद इन 24 आवर्स ही इनैक्ट होना चाहिए, उसमें टाइम, प्लेस और एक्शन तीनों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडीज में ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं रखा था, जिसकी वजह से उनको उनकी कॉमेडीज को रोमांटिक कॉमेडीज कहा जाता है। दीज आर सेट इन फिक्शनल लैंड्स लाइक फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, इलीरिया, जैसे ट्वेल्थ नाइट इलीरिया और फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में सेट है, एज यू लाइक इट। मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये भी एक फॉरेस्ट में सेट है। तो कुल मिला के एथेंस के फॉरेस्ट में ये सेटिंग है यहाँ की। तो जिसकी वजह से उनकी कॉमेडीज को रोमांटिक कॉमेडी कहा जाता है, और तीनों चीज़ों को उन्होंने मिला करके कालक्रम को इग्नोर करते हुए तो ये सब मिला दिया, जिसकी वजह से एनाक्रोनिज्म भी कहा जाता है कि इसका दोष इस प्ले में पाया जाता है। एक एपिलॉग भी है प्ले में, प्ले की एंडिंग में एपिलॉग, जो कि पक के द्वारा बोला जाता है, जो कि एक फेरी है। आगे देखते हैं। कैरेक्टर्स में बात करें तो हर्मिया इस प्ले की फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस की गई है यहाँ पे। ये इजियस की डॉटर है और इसको प्यार है लाइसेंडर से।
इसको आप लाइसेंडर पढ़ सकते हैं या लिसेंडर पढ़ सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप इसे कह सकते हैं। यू हैव टू रिमेंबर हिज नेम, जो कि लाइसेंडर और लिसेंडर लगभग सेम ही है। शी इज स्ट्रॉन्ग विल्ड, लॉयल एंड पैशनेट। इसके अलावा उसके पिता चाहते हैं हर्मिया के कि वो शादी करे डिमीट्रियस से, लेकिन हर्मिया को पसंद कौन है यहाँ पर? लाइसेंडर। ये इससे प्यार करती है, अपने पिता की विशेस को अपोज करती है। लाइसेंडर जो कि यंग मैन है और हर्मिया से ये भी प्यार करता है, ऐसा नहीं है कि इनका प्यार वन साइडेड है। ही इज रोमांटिक, आइडियलिस्टिक एंड डिटरमाइंड। कुछ समय के लिए उसका जो मैजिक जूस है जिसकी वजह से उसको थोड़ा हेलेना की तरफ एन्चेंटमेंट हो जाता है प्ले में, लेकिन ओरिजिनली उसका प्यार लिसेंडर का हर्मिया के लिए ही है, और सोशल एक्सपेक्टेशंस को वो डिफाई करता है हर्मिया को चाहने में। डिमीट्रियस ये दूसरा यंग मैन है जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि हल्के मिजाज का है, फिकल टाइप, पजेसिव यंग मैन, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ खास समझता है, बट ऐसा है नहीं। उसे भी हर्मिया से प्यार है, तो देखिए यहाँ पे लव ट्रायंगल है। हर्मिया एक है, उसको प्यार करने वाले दो हैं, लाइसेंडर और डिमीट्रियस। शुरुआत में, लेकिन एंड में मैजिक जूस की वजह से, जो कि मैजिक जूस लगाया जाता है इसकी आंखों पर आगे इस स्टोरी में, तो हेलेना से प्यार करने लगता है और अंततः डिमित्री की शादी हेलेना से हो जाती है। उसका जो नेचर है वो ही रिप्रेजेंट्स अनएक्सपेक्टेड एंड अनजस्ट नेचर ऑफ लव। उस अपने कैरेक्टर के थ्रू प्यार का जो एक क्रूअल पक्ष है वो दिखाया गया है, इस तरह से हेलेना को इग्नोर करता रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हेलेना। शी इज इन लव विद डिमीट्रियस। ये चाहती है डिमीट्रियस से शादी करना, लेकिन डिमीट्रियस हर्मिया की वजह से हेलेना को इग्नोर कर रहा है। देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, हर्मिया को कौन कौन चाह रहा है? लाइसेंडर और डिमीट्रियस। ऊपर से हेलेना जो है वो डिमीट्रियस को चाहती है, और डिमीट्रियस हेलेना को इग्नोर कर रहा है। किसकी वजह से इग्नोर कर रहा है? इग्नोर कर रहा है हर्मिया की वजह से, उसे हर्मिया से प्यार है। तो कुल मिला के ये ट्राइंगल क्या हम कह सकते हैं कि चतुष्कोणीय मुकाबला चल रहा है एक तरह से। एंड शी इज लॉयल बट इनसिक्योर बाय नेचर। और लगातार डिमिट्रियस के पीछे वो पड़ी रहती है, तो उसका जो चेस है, इट रिप्रेजेंट्स लाइक लव इज ब्लाइंड टाइप, जो एक बात चलती रहती है कि लव इज ब्लाइंड। तो शी इज ब्लाइंडली चेजिंग डिमिट्रियस फॉर मैरिज, और अंततः शी गेट्स सक्सेस एट द एंड ऑफ द प्ले। थीसियस ये ड्यूक हैं एथेंस के, जहाँ ये प्लेस सेट है, वहाँ के राजा हैं, और इनकी अपनी स्टोरी है। इनको प्यार है हिप्पोलिटा से। हिप्पोलिटा जो कि अमेजन्स की रानी है, इससे ये प्यार करते हैं। हालांकि इनके बीच में ऐसा कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, बस इनकी शादी होने वाली होती है, वहीं से प्ले की शुरुआत होती है। ही रिप्रेजेंट्स लॉ, ऑर्डर एंड सिविलाइजेशन। इसके अलावा शुरुआत में थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखाया जाता है, एंड तक आते आते ही टर्न्स इनटू अ कंपैशनेट कैरेक्टर। हिप्पोलिटा जो कि अमेजन्स की रानी है, और इसकी सगाई हो रखी है थिसियस से, और दोनों की शादी होने वाली है। इजियस जो कि हर्मिया का पिता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ अभी, वह अथॉरिटेटिव है, थोड़ा कंजर्वेटिव, मतलब कह सकते हैं छोटे तुच्छ विचारों का है, कि नहीं बाप जो बोलेगा बेटी को वही करना चाहिए, इस टाइप की थिंकिंग रखने वाला। तो पेट्रियार्कल सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करता है। ओबरॉन ये राजा, जो परियां हैं उनके राजा हैं ओबरॉन, और जो कि काफ़ी वाइज, पावरफुल और थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, या घमंडी भी हैं थोड़े से, क्योंकि ये चाहते हैं इनकी जो रानी है टाइटेनिया, वो इनका ही कहना माने, कुछ भी करे मेरी बात मान के चले, इस टाइप की इनकी थिंकिंग भी है। अब देखिए है तो परी, लेकिन इनमें ह्यूमन टेंडेंसीज हैं। वो क्या है? एक डोमिनेशन वाली, मेल डोमिनेशन वाली, कि नहीं मैं तो राजा हूँ तो मेरी रानी को मेरी बात माननी पड़ेगी टाइप, इस टाइप की इनकी थिंकिंग है। एंड हिज एक्शंस, इनकी वजह से ही जो भी कंफ्यूजन होती है वो इनकी वजह से होती है। जैसे आप देखेंगे टेम्पेस्ट में जो प्रोस्परो होता है वो एरियल को आदेश देता है, ये करो वो करो जादू करो, तो उसी हिसाब से ओबरॉन जो है वो आदेश देता रहता है पक को, PUCK, इसको पक या कुछ लोग पुक भी बोलते हैं। आप जो भी समझें आप कह सकते हैं, फिलहाल मुझे ये पक कहना ज़्यादा ठीक लग रहा है। इसका ओरिजिनल नाम है रॉबिन गुडफेलो, और इसके थ्रू ओबरन पूरा का पूरा जादू कराता रहता है बाकी सारे कैरेक्टर्स के ऊपर। टाइटेनिया जो है वो क्वीन है फेरीज की, परियों की रानी है, एंड शी इज़ प्राउड, स्ट्रॉन्ग एंड सेंसुअल थोड़ी सी है। और अचानक से मैजिक पोशन की वजह से उसको प्यार हो जाता है बॉटम से, निक बॉटम, जो कि एक गधा बन चुका है, उससे प्यार हो जाता है। तो यही कॉमेडी है, यही हंसी है इस प्ले में। पक जो कि रॉबिन गुडफेलो इसका नाम है, ओबरन का सर्वेंट है, और ओबरॉन का सर्वेंट होने की वजह से जो भी ओबरन उसको बोलता है ये करता है, तो ही इज द चीफ मिसचीफ मेकर इन द प्ले।
ही क्रिएट कन्फ्यूजन, सभी कैरेक्टर्स के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और अंततः उस कन्फ्यूजन को दूर भी यही करता है। तो कुल मिला के खेल खेलना और उसको बिगाड़ना ये इसका काम है। निक बॉटम ये एक रस्टिक वीवर है और जो कि प्ले में जो प्ले विद इन प्ले होता है, प्रामस और थिस्बी का जो प्ले है, प्ले विद इन प्ले एक आता है, उसमें ये रोल प्ले करता है। बाकी इसके और साथी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ड्यूक, थिसियस और हिप्पोलिटा दोनों की शादी होने जा रही होती है, तो ये सारे लोग तैयारी कर रहे होते हैं उस प्ले को मंचन करने की। कुछ माइनर कैरेक्टर्स के भी नाम आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। पीस ब्लॉसम, मॉथ, मस्टर्ड सीड और काउवेब, ये सब क्या है? ये हैं जो टाइटेनिया है उसके अंतर्गत काम करने वाली सारी सर्वेंट हैं, सारी की सारी परियां हैं। दीज आर द फेरीज। इसके अलावा पीटर क्विंस, फ्रांसिस फ्लूट, टॉम स्नाउड एंड स्नग, ये सब क्या है? दीज आर द फ्रॉम द कंपनी ऑफ निक बॉटम। निक बॉटम की कंपनी से हैं और सारे के सारे इनको मैकेनिकल्स कहा जाता है। मैकेनिकल्स का मतलब ये सारे लोग एक ट्रेड से संबंधित हैं। कोई वीवर है, कोई टिंकर है, कोई जॉइनर, कोई तमाम जो काम करते रहते हैं उससे संबंधित हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स। आगे देखते हैं। एक्ट फर्स्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? ये लड़ाई हो रखी है, उस लड़ाई में थीसियस ने जीत हासिल की हुई है और उसने किसको हराया है? अमेज़न्स को हराया है, हिप्पोलिटा की सेना को। तो हिप्पोलिटा और थीसियस दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब शादी की तैयारियां हो रही हैं, जो कि शादी होने जा रही है 4 दिन में। कब होगी? 4 दिन का टाइम दिया गया है शादी की तैयारियों के लिए, क्योंकि थिसियस बहुत ज़्यादा डेस्परेट है हिप्पोलिटा को हासिल करने के लिए। तो उसको लग रहा है कि 4 दिन का टाइम बहुत धीरे धीरे चल रहा है, पता नहीं 4 दिन कितने दिनों में होंगे होंगे तो 4 दिन में ही। लेकिन ड्यू टू लव या ड्यू टू हिज पैशनेट लव फॉर हिप्पोलिटा, ही थिंक्स द टाइम इज पासिंग वेरी वेरी स्लोली। तो हिप्पोलिटा उसको समझाती है कि ऐसा नहीं है, 4 दिन के टाइम से ही व्यतीत होंगे और आप थोड़ा सब्र रखिए, ऐसा समझाती है हिप्पोलिटा थिसियस को। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि प्ले के दूसरे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि 4 टाइप के कैरेक्टर इस प्ले में हैं, 4 अलग-अलग कैटेगरीज हैं। जैसे एक फेरी और ऊपर से ये मैकेनिकल राजा और ये कॉमन मैन, जो कि ये लाइसेंडर, डिमिट्रियस, हेलेना और हर्मिया। तो 4 कैटेगरीज हैं कैरेक्टर की ओवरऑल इस प्ले में। तो जो पहली कैटेगरी है वो ड्यूक की है, दूसरी कैटेगरी है इन लोगों की, इजियस, हर्मिया, लाइसेंडर और डिमिट्रियस, ये सब चारों आ जाते हैं यहाँ पर। अब क्या है कि एक लव ट्रायंगल है। हर्मिया शादी करना चाह रही है लाइसेंडर से और डिमिट्रियस भी हर्मिया से शादी करना चाह रहा है। तो इजियस, उसका पिता, आ जाता है कोर्ट में ड्यूक के पास शिकायत लेकर के। वो कहता है कि जो मेरी बेटी है हर्मिया, वो मेरी बात नहीं मान रही है। मैं चाहता हूँ कि वो शादी करे डिमिट्रियस से, लेकिन वो शादी करना चाह रही है लाइसेंडर से। ऊपर से डिमिट्रियस और लाइसेंडर दोनों के बीच में हर्मिया को लेकर के विवाद चल रहा है। वो दोनों ही हर्मिया से शादी करना चाह रहे हैं और हर्मिया लाइसेंडर से शादी करना चाह रही है। तो हर्मिया ड्यूक से पूछती है कि यदि वो मना कर दे अपने पिता की बात मानने से, तो उसे कौन सी सजा दी जाएगी? तो ड्यूक उससे बोलता है कि अगर तुम मना कर दोगी तो तुम्हें या तो मौत की सजा दे दी जाएगी या फिर तुम्हें पूरी जिंदगी नन बन के रहना पड़ेगा, मतलब तुम शादी नहीं कर पाओगी किसी से, ये कंडीशन है मेरी। गुस्से में बोल देता है कि तुम अपनी बाप पिता की बात नहीं मान रही हो, अपने बाप को तुम इग्नोर कर रही हो, दैट्स वेरी रॉन्ग। अगर तुम नहीं मानती हो तो यू विल बी हैंग्ड टू डेथ, या फिर यू विल हैव टू स्पेंड योर लाइफ एज अ नन विदाउट मैरिंग एनीवन एवर। 4 दिन दिए गए हैं इस बात को सोचने के लिए कि सोच लो, 4 दिन का टाइम तुम्हारे पास है। तुम्हें नन बनना है या मरना है या शादी करनी है डिमिट्रियस से। सारे लोग चले जाते हैं। स्टेज पे दो ही लोग बचते हैं, हर्मिया और लाइसेंडर। दोनों आपस में प्यार कर ही रहे हैं, दोनों का आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लाइसेंडर का जो फेमस कोट है, कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ, यहीं पे बोलता है। वो हर्मिया को समझाने के लिए कहता है कि चलिए, मेरी एक बहुत रिच आंटी है जो एथेंस के बाहर रहती हैं, तुम मेरे साथ भाग चलो और वहां पहुंच के हम शादी कर लेंगे, एज ए हस्बैंड वाइफ रहेंगे, क्योंकि वहां पर एथेंस के जो नियम हैं वो लागू नहीं होते हैं। एथेंस रूल्स आर नॉट इफेक्टिव देयर। तो इस तरह से वो मान जाती है कि ठीक है, आज की रात ही हम दोनों भाग चलेंगे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से हेलेना आ जाती है। हेलेना कौन है? ये हर्मिया की फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है एक्चुअली, जो आ गई है। और इसे प्यार किससे है? हेलेना को प्यार है डिमिट्रियस से। देखिए, डिमिट्रियस और लाइसेंडर दोनों को प्यार है हर्मिया से और हेलेना को प्यार है डिमिट्रियस से। और वो आकर के बोलती है हर्मिया से कि यार, हमारा
तुम्हारे पीछे ये दोनों हैं और मैं डिमिट्रियस से प्यार करती हूँ, लेकिन ये मुझे इग्नोर कर रहा है, ही इज़ इग्नोरिंग माई फीलिंग्स। तो हर्मिया बताती है, हर्मिया बोलती है कि ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम मैं तो आज की रात भाग रही हूँ इसके लाइसेंडर के साथ। जब मैं चली जाऊंगी तो डिमिट्रियस की फीलिंग्स तुम्हारे प्रति हो जाएगी एंड यू कैन कैप्चर योर लवर। अच्छे से तुम उसको मना लेना, क्योंकि उसके पास जो मेरा ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा आज की रात। तो हर्मिया उसको पहले मना कर चुकी है हेलेना को कि मैंने तुम्हें जो बताया है अपना प्लान भागने वाला, वो तुम बताना नहीं। लेकिन हेलेना फिर भी डिमिट्रियस को जा कर के बता देती है, ये सोच के बता देती है कि जिससे कि मैं अगर उसको ऐसा प्लान बता दूंगी तो डिमिट्रियस मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा और मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगा। ये बेवकूफ़ी कर देती है हेलेना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऊपर से डिमिट्रियस भी उसके पीछे ही भागना शुरू कर देता है हर्मिया के। जो सेकंड सीन है वहां पर एथेनियन वर्कर्स, जिनको मैकेनिकल्स कहा गया है एक्चुअली इस प्ले में, कॉल्ड मैकेनिकल्स, वो सारे आ चुके हैं। निक बॉटम, पीटर क्विंस, फ्रांसिस फ्लूट, टॉम स्नाउट, स्नग एंड स्टारवेलिंग, ये सारे लोग क्या करने आए हैं? ये जो शादी होने जा रही है थिसियस की हिप्पोलिटा के साथ, ड्यूक की हिप्पोलिटा के साथ, ये उस शादी में एंटरटेनमेंट के तौर पर एक प्ले का मंचन करेंगे और प्ले का नाम क्या है? प्रामस एंड थिस्बी। प्रामस एंड थिस्बी के रूप में इनका इस नाटक का मंचन किया जाएगा। और इस अवसर पर, किस अवसर पर? दोनों की शादी के अवसर पर। अब सारे के सारे डिसाइड करते हैं कि हम इस प्ले का पहले रिहर्सल कर लेते हैं, क्योंकि बिना रिहर्सल के पता नहीं कौन को डायलॉग कैसे बोलेगा। तो उसकी वजह से एक रिहर्सल करने के लिए सारे के सारे मैकेनिकल्स कहाँ पहुंच जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं एक जंगल में। जिस तरह से एज यू लाइक इट में आपने देखा होगा कि एक एक करके सारे के सारे कैरेक्टर्स फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच जाते हैं, सारे के सारे जंगल में पहुंच जाते हैं, ठीक उसी हिसाब से ये लोग भी एक मैजिकल फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे परियां रह रही होती हैं धीरे धीरे करके। कुछ लोग घर से भाग के, जैसे ये लाइसेंडर, डिमिट्रियस, हेलेना, हर्मिया, और ये लोग मैकेनिकल्स जा रहे हैं वहां पर अपने नाटक का रिहर्सल करने, जिससे कि थिसियस और हिप्पोलिटा की शादी में अच्छे से उसको मंचन कर सकें। एक्ट सेकंड शुरू होता है, फेरी वर्ल्ड इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहां पर पक बात कर रहा है एक दूसरी फेरी से, और ये पता चल रहा है कि जो रानी है इन लोगों की, टाइटेनिया, और इनका जो राजा है ओबरान, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। झगड़ा किस बात का चल रहा है? एक्चुअली टाइटेनिया की एक फॉलोअर होती है, जैसे इंस्टाग्राम पे तमाम जो फॉलोअर आजकल हम बनाते हैं, उसी हिसाब से टाइटेनिया की एक फॉलोअर है जिस उसमें विश्वास रखने वाली, वो मर गई और उसके बेटे को टाइटेनिया ने अपने अंडर में एज सर्वेंट रख लिया है। क्योंकि ये लोग फेरी वर्ल्ड से हैं तो इनको ह्यूमन लोगों में बहुत इंटरेस्ट है। ओबरॉन उससे कहता है कि तुमने जिस लड़के को अपने अंडर में रखा हुआ है वो मुझे दे दो। टाइटेनिया कहती नहीं नहीं, वो तो जो एक मेरी फॉलोअर थी उसकी मेमोरी के तौर पे मैंने उसको रखा हुआ है, मैं तुम्हें उसको हैंड ओवर नहीं कर सकती। लेकिन ओबरॉन का यहाँ पे ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे तो वो लड़का अपने अंडर में चाहिए, क्योंकि जिससे कि मैं अपना सुपीरियर स्टेटस दिखा सकूं, देखो कि मैं परी होने के बावजूद भी मैं एक ह्यूमन बीइंग को अपने यहाँ अपॉइंट किए हुए हूँ। तो कुल मिला के इन दोनों इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। तभी ये दोनों आ जाते हैं यहीं पे जहाँ पे पक और वो फेरी बात कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे पे एक्यूजेशन लगाने लगते हैं बेवफाई का। ओबरॉन टाइटेनिया से कहता है कि तुम्हें ड्यूक में इंटरेस्ट है, यू आर हैविंग एन अफेयर विद थिसियस। और टाइटेनिया गुस्से में बोल देती है, यू आर आल्सो इंटरेस्टेड इन हिप्पोलिटा। तो कुल मिला के दोनों पर ऐसे झूठ मूठ आरोप लगा रहे हैं। एक्चुअली कोई किसी से अफेयर अफेयर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे के गुस्से में इल्जाम लगा रहे हैं फर्जी वाले। अब जब टाइटेनिया चली जाती है तो ओबरॉन कहता है कि चलो मैं इसको मजा चखाता हूँ, और ये पक को बोलता है कि जो अपने पास एक जादुई पौधा है, फूल, एक्चुअली उसका नाम है लव ऑफ आइडलनेस, उसको ले आओ, उसमें से जो मैजिकल जूस निकाल लाओ, उसको ला करके एक्चुअली इसमें जूस में ये खासियत है कि जिस किसी की आंखों पर पे मल दिया जाएगा सोते हुए, तो जब वो व्यक्ति उठेगा, जागेगा, और अब जैसे ही जिसको अपने सामने देखेगा, पहली सोन जागने से तुरंत देखेगा जिसको पहले पहले, तो उससे उसको प्यार हो जाएगा, चाहे फिर वो एक मैन हो या एनिमल हो, कुछ भी हो, उससे उसको प्यार हो जाएगा। जिसको वो सबसे पहले सो सोने से, नींद से जाग के जिससे सबसे पहले देखे उससे प्यार हो जाएगा। ये इसमें मैजिकल प्रॉपर्टी है इसकी। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं ओबरॉन और पक, तभी उनको दिखता है कि डिमिट्रियस भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है डिमिट्रियस? ये भाग रहा है लाइसेंडर और
हर्मिया के पीछे, और लाइसेंडर हर्मिया कहाँ भाग रहे हैं? ये भाग रहे हैं अपनी आंटी के पास, ड्यूक के पनिशमेंट से बचने के लिए। और डिमिट्रियस के पीछे कौन है? हेलेना। तो कुल मिला के एक ट्रेंड चल रही है कि एक के पीछे एक के पीछे एक दौड़ रहा है। डिमिट्रियस बार बार उसको धमकाता है कि भागो यहाँ से, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, भागो यहाँ से। बहुत इग्नोर करते हुए चल रहा है। ओबरॉन देखता है कि अरे ये तो बहुत इससे क्रूअल तरीके से ट्रीट कर रहा है डिमिट्रियस। तो वो कहता है कि चलो कोई नहीं, पक से बोलता है कि जाओ और जो एक एथेनियन यंग मैन को ढूंढ लो और उसकी आंखों पे वो जूस लगा देना। कहता तो डिमिट्रियस के लिए ही है, एथेनियन डिमिट्रियस के लिए, जिससे कि उसे उस हेलेना से प्यार हो जाए और बेचारी इतना दुखी होकर घूम रही है, उसका प्यार उसको मिल जाए। तो दूसरा सीन जो है यहाँ पर, पक क्या करता है कि जो मैजिक पोशन है वो टाइटेनिया के आंखों में जाके लगाता है, क्योंकि टाइटेनिया को सबक सिखाना है इन लोगों को। वो सोई हुई होती है पार्टी करने के बाद, तो टाइटेनिया की आंखों पे जाकर के मैजिक पोशन को, मैजिक जूस को लगा देता है। भाई अभी कुछ देर पहले ही सोई थी पार्टी करके। और दूसरे पार्ट में, जंगल के उसी फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट में, हर्मिया, लाइसेंडर जो कि अपनी चाची के पास जा रहे थे, रिच आंट के पास जा रहे थे ड्यूक के पनिशमेंट से बचने के लिए, वो थक गए हैं, उनको नींद आ गई है, दोनों सो रहे हैं। तो अब जब वो सो रहे हैं तो पक क्या करता है, वो लाइसेंडर को देखता है एक एथेनियन ड्रेस पहने हुए, उसको लगता है यही एथेनियन यंग मैन है जिसके बारे में मेरे मालिक ओबरॉन ने कहा है। तो वो लाइसेंडर की आंखों में वो जूस लगा देता है। अब इधर जो हेलेना है वो लगातार डिमिट्रियस का पीछा करते करते डिमिट्रियस के आगे निकल गया, खो गई थोड़ा सा। उसको लाइसेंडर दिखता है, लाइसेंडर को वो जगाती है। अब जैसे ही लाइसेंडर को वो जगाती है, लाइसेंडर उठता है और हेलेना को देखता है, तो मैजिक पोशन की वजह से तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और एकदम पागलों की तरह हेलेना से प्यार करने लगता है। अब देखिए लाइसेंडर प्यार किससे कर रहा था? हरमिया से। लेकिन यहाँ पे मैजिक पोशन की वजह उसको प्यार हो गया है हेलेना से। अब हेलेना की के प्रति वो अपना प्यार जताने लगता है, तमाम फीलिंग्स, विशेस बोलता है। हेलेना को लगता है कि लाइसेंडर उससे प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हर्मिया से प्यार कर रहा था। उसको लगता है ये मेरी मजाक बना रहा है, ही इज मेकिंग फन ऑफ माई फीलिंग्स। हेलेना को ऐसी फीलिंग आती है। जब हर्मिया उधर उठती है, वो देखती है अरे लाइसेंडर तो मेरे बगल में ही सोया हुआ था और अब कहाँ चला गया, तो शी फाइंड्स हर सेल्फ डिजर्टेड। उसको लगता है कि लाइसेंडर मुझे छोड़ करके चला गया है, उसको दुख होने लगता है। अब फॉरेस्ट के अनदर पार्ट में जो मैकेनिकल्स हैं, जो उस प्ले का मंचन करने की तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक बात पे झगड़ रहे हैं कि कौन कौन सा क्या प्ले, कौन सा रोल कौन प्ले करेगा। लायन का रोल, गधे का रोल, तमाम तमाम की बातें वो सोच रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन सा रोल प्ले करेगा। निक बॉटम जो कि सबका बॉस है और वो सबको धमका रहा है अपने ज्ञान से, सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, जो भी रोल दोगे मैं तो शेर की तरह दहाड़ सकता हूँ, मेमने की तरह मिमिया सकता हूँ, मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम गुड एक्टर। ये सारी बातें कर ही रहा होता है कि पक वहां पे आ जाता है और वहां आने के बाद एक गधे का सिर उसके सिर पे लगा देता है। जैसे ही सारे लोग देखते हैं कि अरे ये कैसा हो गया, तो गधा हो गया, तो सारे के सारे लोग डर में भाग जाते हैं। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, निक बॉटम को छोड़ करके सारे के सारे भाग जाते हैं। अब बॉटम को नहीं पता होता है कि वो गधा बन चुका है, और वो अचानक से गीत गाना शुरू कर देता है। और गीत गाते हुए वो टाइटेनिया को जगा देता है, जो कि वह जस्ट बगल में ही सो रही होती है। अब जब टाइटेनिया जागती है, क्योंकि उसकी आंखों पर भी मैजिक पोशन लगा हुआ है, तो जैसे ही वो निक बॉटम को देखती है, गधे को देखती, चलिए अब जो गधा बन चुका है उससे प्यार कर बैठती है। और ये कमाल किसका है? उस जादुई जूस का कमाल है कि वो गधे से प्यार कर बैठती है। अब वो अपनी सारी नौकरानियों को बुलाती है, जितनी फेरीज थी, पीस ब्लॉसम, मॉथ, मस्टर्ड सीड, और जो मैंने बताई थी कैरेक्टर एनालिसिस में, वहां पर उन सबको बुलाती है। वो कहती है कि देखो ये जो निक बॉटम है इसका पूरा ध्यान रखना, क्योंकि अब हमारे स्वामी यही हैं। अगले सीन में ओबरॉन देखता है कि अरे टाइटेनिया को गधे से प्यार हो गया, तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे उसे सबक सिखाना था। अब वो पक को बोलता है, पक ये भी बताता है ओबरॉन को कि मैंने, आप इस टाइटेनिया के अलावा एक और एथेनियन यंग मैन था, उसके ऊपर भी मैंने आंखों पर जूस लगा दिया जो आपने मुझसे कहा था। लेकिन जब ओबरॉन देखता है कि डिमीट्रियस और हर्मिया की लड़ाई हो रही है, तो ओबरॉन को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि मैंने तुमसे बोला था कि हेलेना के पास जाके लगाना, और तुमने तो लगा दिया है मतलब यहाँ पर, तो ये गलत बात है, तुमने लगा दिया लाइसेंडर को। तो पक फिर से हेलेना और डिमीट्रियस को साथ में लाता है, और लाइसेंडर की आंखों में तो पहले ही लगा चुका है ये जूस, और इस बार ये लगा देता है डिमीट्रियस की आंखों में। तो अब क्या हो जाता है कि दोनों, डिमीट्रियस और
लाइसेंडर, ये दोनों ही हेलेना से प्यार करने लगते हैं। पहले प्यार कर रहे थे हर्मिया से, लेकिन अब दोनों प्यार करने लगते हैं हेलेना से। अब पक जैसा ऑर्डर दिया जाता है वैसा वो कर देता है, सिचुएशन चेंज हो जाती है। दोनों कभी राइवल्स थे हर्मिया के प्यार को लेकर के, अब वो दोनों राइवल्स हैं हेलेना के प्यार को लेकर के। हर्मिया भी वहां आ जाती है, देखती है अरे ये क्या हो गया, लाइसेंडर मुझे छोड़ के आ गया और अब ये प्यार करने लगा है हेलेना से। तो पहले तो उसको भरोसा ही नहीं होता है, फिर वो हेलेना को एक्यूज करती है कि मेरी दोस्त होने के बावजूद भी तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। अब कोई, चाहे औरत हो या पुरुष हो, कोई भी हो, इस तरह से धोखेबाजी कोई भी दोस्त की बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, सारे के चारों लवर्स इकट्ठे हैं। और अब ओबरॉन बोलता है पक को कि अब तुमने तो मामला बिगाड़ दिया है, अभी सिचुएशन मैंने तुम्हें संभालने के लिए बोली थी, तुमने तो बिगाड़ दी है। अब इनको इतना दौड़ाओ, इतना भगाओ कि ये थक जाएं, थक के सो जाएं, जिससे कि तुम फिर से वो उस मैजिक पोशन को लगा सको उसकी आंखों में और वो चीजें फिर से अपने ऑर्डर में आ जाएं। वो सब एक दूसरे को एक्यूजेशन करते हैं। अब जैसा ओबरन ने बोला है पक को, वो वैसा ही करता है। और काफी देर झगड़ा करने के बाद जब ये लोग सो जाते हैं चारों के चारों, कौन कौन, लाइसेंडर, डिमीट्रियस, हर्मिया, हेलेना, तब पक आकर के उस जादुई पोशन को, एंटीडोट जो दवाई को, जैसे जहर को काटने वाला जो एंटीडोट होता है वो मल देता है। और फिर से सारी सिचुएशन सही हो जाती है। फिर से क्या होता है कि लाइसेंडर अपनी हर्मिया से प्यार करता था, प्यार करने लगता है, और डिमिट्रियस की आंखों पे जो पोषण लगा है वो हेलेना से प्यार करने लगता है। तो कुल मिला के हेलेना को उसका प्यार मिल गया और डिमिट्रियस हेलेना से प्यार करने लगा। और उधर हर्मिया और लाइसेंडर आपस में, जो कि पहले से ही प्यार करते थे, सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। चौथे सीन में हम देखते हैं कि टाइटेनिया, जो कि पूरी तरह से पागल है उस गधे के प्यार में। गधा कौन है? निक बॉटम। अब वह उसके लिए फूल तोड़ तोड़ के लाती है, घास काट काट के लाती है, बीन बीन के लाती है, जिससे अपने गधे को खिला सके, अपने स्वामी गधे को खिला सके, निक बॉटम को। ओबरॉन जाकर के टाइटेनिया से बोलता है कि जो लड़का तुम्हारे पास है उसको मुझे दे दो। अब टाइटेनिया, क्योंकि वो अपने आप में ही नहीं है, इस बार वो इसकी रिक्वेस्ट को मान लेती है कि ठीक, अच्छा तुम उसको ले जाओ, जो भी है ले जाओ। अब ओबरॉन को लगता है अरे मैंने इसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, बेचारी गधे से प्यार कर रही है, क्योंकि गधा गधा उसकी गोद में बैठ के लेटा है, आराम से बैठा हुआ है, और दोनों में मतलब किस बिस हो रहा है, तमाम बातें। तो वो, इसको लगता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने इसकी मतलब बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। तो ओबरॉन को आखिरकार टाइटेनिया पे थोड़ी दया आने लगती है और वो पग को ऑर्डर ऑर्डर देता है कि जाओ पूरी सिचुएशन चेंज कर दो, टाइटेनिया को उसके नॉर्मल रूप में ले आओ। और जब टाइटेनिया अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है, जब पग ऐसा कर देता है, तो उसको अपने आप पे शर्म आने लगती है कि अरे इतने दिन से वो गधे से प्यार कर रही थी, मतलब एक, जो कि गधे, वो रानी है और गधे से प्यार कर बैठी। अब इधर थिसियस, हिप्पोलिटा और इजियस, ये सारे के सारे जंगल में आ चुके हैं, लाइक एज यू लाइक इट की तरह सारे के सारे कैरेक्टर्स जंगल में आ चुके हैं। वो देखते हैं कि चारों, हर्मिया और हेलेना, डिमिट्रियस, लाइसेंडर, चारों आपस में एक बगल में लेटे हुए हैं। तो उनको सरप्राइज होता है कि अरे ये तो बहुत बड़े दुश्मन थे एक दूसरे के। कौन कौन दुश्मन था? डिमिट्रियस और लाइसेंडर, और यहाँ पे एक साथ लेटे हुए हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। या सरप्राइज भी होता है उनको। जब उनको जगाया जाता है तो डिमिट्रियस कहता है कि नहीं नहीं, अब उसको लाइसेंडर से कोई दिक्कत नहीं है, और डिमी और हर्मिया से उसको प्यार नहीं है, नाउ ही लव्स हेलेना। क्यों कहा ऐसा कह रहा है? क्योंकि इसका जो मैजिक पोशन था उसकी आंखों पे अभी भी लगा हुआ है, और वो कहता है मैं हेलेना से प्यार करता हूँ, एंड आई एम नो मोर राइवल टू लाइसेंडर। अब चारों कैरेक्टर्स और बाकी जो कैरेक्टर्स आए थे, ड्यूक, हिपोलिटा, इजियस, ये सारे लोग मंदिर पे जाते हैं और इनकी बीच में एक शादी संपन्न कर दी जाती है। बाकी जो मैकेनिकल्स हैं उस प्ले को इनेक्ट करने वाले, वो अचानक से सोच रहे हैं कि यार हमारा निक बॉटम कहाँ चला गया, हम लोग तो भाग आए थे, लेकिन अब वो वहां गधा तो बन गया था, लेकिन चला कहाँ गया। सारे के सारे चिंतित हैं कि अगर वो नहीं आ पाया तो ड्यूक और रानी की शादी पर हम लोग क्या करेंगे, कैसे उस प्ले का मंचन करेंगे, तमाम बातें वो सोच रहे हैं। तभी अचानक से, क्योंकि टाइटेनिया ठीक हो गई है, तो ये आ जाता है बॉटम यहाँ पर उन लोगों के पास, क्योंकि टाइटेनिया ने उसको छोड़ दिया, वो सही हो गई। जब वो आ जाता है यहाँ पे तो सारे के सारे खुश हो जाते हैं, चलो कम से कम हमारा प्ले का मंचन हो जाएगा, अगर ये नहीं आता तो मंचन हो ही नहीं पाता। एक्ट 5 में थिसियस और हिप्पोलिटा ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे
कभी लाइसेंडर हेलेना से प्यार करने लगता है, पहले वो हर्मिया से प्यार करता था, डिमिट्रियस भी हर्मिया से प्यार करता था, आज उसको हेलेना से प्यार हो गया है। तब ये तमाम जो एक चतुष्कोणीय मुकाबला चल रहा है प्यार का, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि अरे प्यार व्यार कुछ नहीं है और ये बहुत ही वैसी फीलिंग है, दे आर वरीड अबाउट द नेचर ऑफ लव। ये बातें आपस में कर रहे होते हैं, तभी चारों कैरेक्टर्स आ जाते हैं, यही आ जाते हैं क्योंकि इनकी भी शादी होने वाली है, थिसियस और हिप्पोलिटा की। और उस शादी में ड्यूक पूछता है क्या अरेंजमेंट है भाई अपने नौकरों से, तो सब बताते हैं कि नाटक का मंचन होगा। नाटक किसके द्वारा मंचन किया जाएगा? मैकेनिकल्स के द्वारा, उन एक्टर्स के द्वारा। और कौन सा नाटक का मंचन होगा? परासमस एंड थिस्बी। तो इस तरह से प्ले की हैप्पी एंडिंग एंटरटेनमेंट के साथ हो जाती है। कोट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला कोट जो कि लाइसेंडर बोलता है, एक्चुअली ये अभी उत्तर प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आया था उसमें पूछा गया था कि हु इज द स्पीकर। ये एक्चुअली ऐसे आया था कि फ्रॉम विच प्ले ये लिया गया है। तो द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ को लाइसेंडर बोलता है कि प्यार, जो सच्चा प्यार है, वो कभी भी सही आराम से नहीं पाया जा सकता। सच्चे प्यार को हासिल करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कुल मिला के इस बात का मतलब ये है। पक बोलता है कि लॉर्ड व्हाट फूल्स दीस मोर्टल्स बी। ये वो क्यों बोलता है? जब वो देखता है कि लाइसेंडर, डिमीट्रियस, हर्मिया, हेलेना, इनके बीच में यही नहीं पता कौन किससे प्यार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। लाइसेंडर का प्यार पहले हर्मिया के प्रति था, फिर उसको हेलेना अच्छी लगने लगती है, डिमीट्रियस भी हर्मिया के पीछे है, ऊपर से हेलेना डिमीट्रियस के पीछे है। तो इन सब बातों को देख करके वो मजाक बना के, मजाक के रूप में कहता है, सैटारिकल वे में कहता है कि व्हाट फूल्स दीज मोर्टल्स भी, कैसे कैसे मूर्ख हैं ये। मोर्टल्स का मतलब ह्यूमन बीइंग, कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, क्योंकि ये लोग तो फेरी हैं। अब ये पक एपिलोग में बोलता है कि इफ बी शैडोज हैव ऑफेंडेड थिंक बट दिस एंड ऑल इज मेंडेड। प्ले के बारे में बोलता है कि अगर ऑडियंस से बोलता है कि अगर आपको ये प्ले अच्छा नहीं लगा है तो आप मान लीजिएगा ये सपना था और आप माफ कर लीजिए, क्योंकि सपना सपना होता है, बस आप इसको एंजॉय करिए, ज्यादा सोचिए मत। अब ये पक अपनी स्किल्स के बारे में बोस्टिंग कर रहा है, शेखी बघार रहा है, तो कहता है कि आई विल पुट अ गर्डल राउंड अबाउट द अर्थ इन 40 मिनट्स। वो कहता है कि 40 मिनट में मैं इस पूरी पृथ्वी के चारों तरफ, गर्डल का मतलब वैसे क्या होता है, करधन, जो कि बच्चे पहनते हैं अपनी कमर में, कि मैं ऐसे करधन में लपेट दूंगा। या मैं इतना ज्यादा स्किलफुल हूँ कि मेरा राजा ओबरॉन मुझे कुछ भी बोलेगा, मैं तुरंत उस काम को कर दूंगा जो भी मुझे ओबरॉन बोलेगा। टाइटेनिया कहती है कि व्हाट एंजल वेक्स मी फ्रॉम माय फ्लावर बेड। ये काफी फनी सी डायलॉग है, क्योंकि जब वो जाग सो रही होती है उसको जगाता कौन है? निक बॉटम, गधा, गधे वाला चेहरा उसके सिर पे लगा हुआ है, वो उसको जगाता है। और जैसे वो जगाता है तो अर्मिया को बहुत इसको सॉरी टाइटेनिया को बहुत अच्छा लगता है। और वो प्यार से कहती है कि व्हाट एंजल वेक्स मी फ्रॉम माय फ्लावर बेड, कि मेरे इस फूलों वाले बिस्तर से मुझे कोई देवदूत जगा रहा है, जबकि वो है गधा। गधे को देवदूत बोल रही है। प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं ना, एक बाबू सोना पता नहीं क्या क्या, उसी हिसाब से वो बोलती है, एंजल गधे को एंजल बोल रही है। लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। ये हेलेना डिमीट्रियस को अपनी फीलिंग्स बता रही है कि मैं तुमसे ऐसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे एकदम मान के चलो जैसे अंधे रूप में प्यार करती हूँ, इतना ज्यादा मेरी फीलिंग्स तुम्हारे प्रति सिंसियर हैं। लेकिन डिमीट्रियस हेलेना को एकदम इग्नोर करता हुआ भाग रहा है, हर हर्मिया के चक्कर में। हेलेना कहती है कि आई एम योर स्पेनियल एंड डिमीट्रियस द मोर यू बीट मी आई विल फॉन ऑन यू। वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे, मान के चलो, स्पेनियल का मतलब एक तो चाटुकार इंसान होता है जो चापलूसी करता है, दूसरा एक डॉग भी होता है जो अलग प्रजाति का रहता है। तो वो ये बताना चाह रही है कि जितना तुम मुझे पीटोगे मैं तुम्हारे पीछे उतना ही आऊंगी, क्योंकि आई लव यू सो मच। इतना सब कुछ वो डिमीट्रियस से बोलने की कोशिश कर रही है, अपनी फीलिंग्स को बताने की कोशिश कर रही है हेलेना। अर्मिया बोलती है कि ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर आइज। ये अपने पिता के बारे में बोल रही है, जब उसका पिता एजियस बोलता है कि तुम्हें शादी करनी चाहिए डिमीट्रियस से, जो मैं बोल रहा हूँ, लाइसेंडर को छोड़ दो। तब ये बोलती है कि मैं कैसे देखूं, मैं आपकी नजरों से अपने प्यार को कैसे देखूं, और किसी दूसरे की नजर से अपने प्यार को देखने का मतलब क्या है? नर्क में चले जाना। ओ हेल मतलब अपने प्यार को किसी दूसरे की नजर से देखना, मतलब लाइक टू गो इनटू हेल। अब ये थीसियस बोलता है कि द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कंपैक्ट, कि चाहे वो पागल हो, लवर हो, पोएट हो, सारे के सारी की इमेजिनेशन ऐसी अजीब ही होती है। जैसे कि अपने जो पोएट हुए हैं
निसिम एजिकियल उन्होंने लिखा है पोइट लवर एंड वर्ड वॉचर, एक उन्होंने पोएम लिखी हुई है। ठीक वही बताया है कि सारे सारे लोगों की कल्पनाएं एक जैसी होती हैं, जो भी हैं। तो कुल मिला के एक कंपैरिजन किया गया है। And this was the summary of the play. I tried my best to make it simple and to make you remember. I hope you would like the video. You can like, subscribe, share the channel. Let's meet in the next video. Thanks for watching.